तो ये बताइए कि इधर जो ये शुरू हुआ था, आपको कोई थोड़ी हिस्ट्री पता होगी कतर की कि गैस कैसे निकला? जैसे सऊदी अरब का मुझे पता है कि एक उन्होंने अमेरिकन कंपनी को लाया और उन्होंने फिर ये शुरू किया और फिर वो वेल बहुत चला वगैरह। इसका भी कोई ऐसी फ्रेंच बेसिकली अभी भी इसमें शेयर है, टोटल का शेयर है ना। अच्छा, फ्रांस का हिस्सा है फ्रांस का हिस्सा है और ये आई थिंक 1978-79 में ये शुरू हुआ ना प्रोसेस। कतर है, इसकी जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, ग्रोथ है, इसमें जो 2-3 मेन 4 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं उनके काम के अंदाज में? पहली बात तो मैं कहता हूँ सिंसियरिटी विद देयर कंट्री। गवर्नमेट जो है ना, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करें, ग्रो हो। छोटा सा मुल्क है, देखो छोटा सा पूरी दुनिया में ये छोटा सा मुल्क। 27 नेशनैलिटी के साथ काम करके आपको कौन सी नेशनैलिटी के लोग हैं कि जो ज्यादा एडवांस, कमिटेड, ऑनेस्ट लगते हैं और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? बेसिकली तो सिस्टम उनके ऐसे, मैं तो समझता हूँ उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि हर कोई काम करे, हर कोई काम करे। वाह वाह, तेरे इस सिस्टम की ब्यूटी है। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, कतर में होते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वहाँ जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताते हैं और उनकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर करने में अपना बहुत रोल प्ले कर रहे हैं। मेरे साथ हैं मोहम्मद मंजूर साहब, जो कि मैं उनसे कहूँगा पहले वो मुख्तसर तारुफ करवा दें अपनी एजुकेशन और कैसे कतर गए और अब उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, और फिर फर्दर कन्वर्सेशन का स्टार्ट करते हैं। जी सर, बताइए। जी बहुत शुक्रिया अहमद साहब, वेलकम जी। मेरा ताल्लुक तो बेसिकली रावलपिंडी सिटी से ही है जी, और जहाँ तक एजुकेशन और आगे प्रोफेशनल लाइफ का ताल्लुक है तो प्रोफेशनली हमारा ताल्लुक पेट्रोकेमिकल से, यानी इससे पहले मैं इधर FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, अच्छा, गोट माची सादकाबाद में, उसके बाद हम FFBL कराची में रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ICI, ठीक है, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज है, ये भी कराची में, उधर जॉब की है। और 2006 में मैं कतर गया हूँ, कतर पेट्रोकेमिकल, ठीक है, तो उधर भी रिसेंटली भी उधर ही जॉब कर रहे हैं। अच्छा, आप कतर क्यों गए? सवाल ये पैदा होता है कि जबकि आप इधर अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे थे, फिर कैसे ख्याल आया? डेफिनेटली 2006 में हमारा बेसिकली एक कतर से डेलीगेशन आया था। हाँ जी। ऑलरेडी हमारे कुछ दोस्त जो है ना वो पहले से कतर में मौजूद थे। 2001 में भी एक डेलीगेशन आया था, उसमें वो उनकी हायरिंग उधर हुई थी कतर में। तो उसके बाद 2005 में आए वो, तो जस्ट हम भी इसी चक्कर में गए कि चलें जी उधर जाके इंटरव्यू देते हैं। टेस्ट इंटरव्यू दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिलेक्शन हो गई। सही है। और डेफिनेटली सैलरी में बहुत फर्क था, करेंसी डिफरेंस भी, सैलरी डिफरेंस भी इटसेल्फ भी, मतलब वो बाहर में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है। तो इसलिए तो ये बताइए कि आपका जो इस वक्त की जॉब है उसके अंदर आपकी पर्टिकुलरली जॉब क्या है और थोड़ा सा उसका हमें प्रोसीजर समझाइए। बेसिकली ये काबको जो है कतर पेट्रोकेमिकल, ये एक यानी पेट्रोकेमिकल का प्लांट है। बेसिकली इथिलीन पॉली इथिलीन बनाते हैं। पॉली इथिलीन जितने भी आजकल आप देखेंगे प्लास्टिक की, यानी जो भी आइटम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी 70-80% अभी प्लास्टिक आ गई है। हाँ जी। तो उसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है। और इसकी बड़ी डिमांड है पूरी वर्ल्ड वाइड। पॉलीथीन की, ये पॉलीप्रोपिलीन, पॉली PPL, ये बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। यानी ये गैस से फर्दर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। कतर में बेसिकली गैस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, गैस ज़्यादा है। हाँ जी। तो उसी गैस से ये ज़मीन से निकलती है, ये हम लोग बनाते हैं इथिलीन और पॉलीथीन। ठीक है। और इसको फिर पूरी दुनिया को बेचते हैं, आगे पूरी दुनिया, पाकिस्तान, चाइना, एवरीवेयर। तो इसका मतलब है कि ये इस कतर की तो बहुत बड़ी इनकम इससे अवस्था है, इसीलिए आप इस दफ़ा जो कतर का मेन सोर्स ही यही है, बेसिकली गैस है। सऊदिया ने और कतर ने बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करा उसके साथ, ट्रंप के साथ जब वो आए तो ये मुआहदे जो हुए उससे समझ आई। तो इसका मतलब है कि वो जो आज के दौर के अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं दुनिया में वो दे रहे हैं लोगों को रॉ की शक्ल में, और वो उसमें वैल्यू एडेड फर्दर प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला ने यानी कुदरती तौर पे ज़मीन में उनकी गैस रखी है। ये नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जैसे पाकिस्तान के पास भी माशाल्लाह बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज। अब उनको यूटिलाइज करना, उनको निकालना पहले उस रॉ मटेरियल को, हाँ जी, एक फिनिश फॉर्म में लेकर और उसको यानी हाई वैल्यू ऐड करके ना, वैल्यू एडिशन है जी, वैल्यू एडिशन करके उसको हाई प्राइस पे सेल करना। ठीक, क्योंकि इनके पास गैस था तो इन्होंने फिर गैस में आगे गए और ये
तो ये बताइए कि इधर जो ये शुरू हुआ था, आपको कोई थोड़ी हिस्ट्री पता होगी कतर की, गैस कैसे निकला? जैसे सऊदी अरब का मुझे पता है कि एक उन्होंने अमेरिकन कंपनी को लाया और उन्होंने फिर ये शुरू किया और फिर वो वेल बहुत चला वगैरह। इसका भी कोई ऐसी हिस्ट्री है? ऐसे ही बिल्कुल। किस मुल्क ने इनके साथ? फ्रेंच बेसिकली अभी भी इसमें शेयर है, टोटल का शेयर है ना। अच्छा, फ्रांस का हिस्सा है इसके अंदर? हिस्सा है, और ये आई थिंक 1978-79 में ये शुरू हुआ ना प्रोसेस। ठीक। तो उसको फिर इन्होंने फिर आगे फर्दर इनकी वो होती रही, इन्होंने उसकी वो की, यानी एक प्लांट से दूसरा, दूसरे से तीसरा उसको बनाते गए, यानी उसको डेवलप करते गए, यानी एक जगह पे रुके नहीं। बेसिकली एवोल्यूशन प्रोसेस होता है जी बिल्कुल बिजनेस में, और उसको यानी अभी भी इसी में, ये नहीं कि एक जगह पे रुक गए। ठीक। वो अभी उससे फर्दर अभी भी रिसेंटली एक नया प्लांट लग रहा है, शुरू कर रहा है। तो आप क्या बताना चाहेंगे, ये जो कतर है इसकी जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, ग्रोथ है, इसमें जो 2-3 मेन 4 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं उनके काम के अंदाज में या उनकी टोटल फिलॉसफी? सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ सिंसियरिटी विद देयर कंट्री। गवर्नमेंट जो है ना, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करें, ग्रो हो। छोटा सा मुल्क है, देखो पूरी दुनिया में ये छोटा सा मुल्क है, आबादी और पॉपुलेशन उनकी टोटल में भी कतर की यू कैन से 3 मिलियन टोटल, 30 लाख हैं। उसमें भी जो कतरी हैं वो ऑलमोस्ट आई थिंक 4-4.5 लाख हैं, बाकी सारे फॉरेनर्स हैं। ओके, टोटल पॉपुलेशन जो है वो 3 मिलियन है, वो 3-4 लाख कतरी हैं और बाकी सारे ओवरसीज पाकिस्तानी, और उसमें मेजर इंडियन है, पाकिस्तानी है। जितने कतरी हैं समझ ले उतने इंडियन है। अच्छा, और पाकिस्तानी भी कोई 2 लाख होंगे? 1.5 लाख पाकिस्तानी है, यानी सेकंड नंबर पे ये हम पाकिस्तानी हैं कह सकते हैं। मे बी बंगाली हों या फिलिपाइनी हों। पहली चीज उनमें वो सिंसेरिटी है, नंबर 2 यानी उसके साथ फिर वो कंटिन्यू एक प्रोसेस में कि अपने आप को ग्रो करना और दुनिया के नक्शे पे अपने आप को दिखाना, शो करना, और उसमें बड़ी हद तक वो कामयाब हुआ है माशाल्लाह। जैसे उन्होंने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कराया, आप देख लें, इतना बड़ा इवेंट हुआ। ये तो हमने अपनी आंखों के सामने 2006 में मैं गया था, तब से लेके अब तक जो कुछ उन्होंने किया है फिनोमिनल है। यानी वो बिल्डिंग्स बन गई वहाँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब फैसिलिटीज, सहूलियात, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो आपके जो प्लांट है उसमें आप लोग पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, तमाम नेशनलिटीज़ के लोग हैं? 27 नेशनलिटी के साथ काम करके आपको कौन सी नेशनलिटी के लोग हैं कि जो ज़्यादा एडवांस, कमिटेड, ऑनेस्ट लगते हैं, और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? नहीं माशाल्लाह पाकिस्तानी भी, इवन हमारी जो कंपनी कापको के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, और अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी रेपुटेशन। वेरी नाइस। बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तानियों का नाम कम से कम कतरियों ने तो बुलंद किया, कतरी में तो बुलंद किया कतर में। अच्छा, तो और कौन से ऐसी नेशनैलिटी है कि जो बहुत काम में फोकस है, बहुत अच्छे हैं? बेसिकली तो सिस्टम उनके ऐसे, मैं तो समझता हूँ उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि हर कोई काम करे। वाह वाह, तेरे सिस्टम की ब्यूटी है। यस, तो ये जिसने भी दुनिया में जिन्होंने तरक्की किया, उन्होंने एक पहले सिस्टम बना दिया, पूरी कौम उस सिस्टम से बेनिफिट करती है, और वो सब बिल्कुल, और प्रोड्यूस करते हैं। उनको भी फायदा है, हमें भी फायदा है, ज़ाहिर वो पे ऑफ करते हैं उसके अगेंस्ट, और हर बंदा उसी यानी एक सिस्टम, एक कानून है, हर कोई उसको ओबे करता है, उसके मुताबिक परफॉर्म करता है, अपना बेनिफिट लेता है, और हर कोई खुश है, उसके साथ इंसाफ होता है। ये तो यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये दुबई और कतर ये वगैरह, क्योंकि थोड़े से लोग हैं, उधर सिस्टम इम्प्लीमेंट करना आसान है। हम 25 करोड़ आवाम है, हमारे यहाँ तो इधर वो बहुत हैं, VIPs बहुत हैं, यहाँ पे ओहदे बहुत हैं, इधर तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में असल में वही बात है, सिंसियरिटी की बात आ जाती है कि लोग हर कोई अपने यानी काम से मुखलस नहीं है लोग, और सर्विसेज में हम लोग बहुत पीछे हैं। यानी जो बंदा जिस सर्विस में लगा हुआ है वो ही नहीं प्रोवाइड करता। समझ रहे ना, हालांकि उसका वही ओढ़ना बिछोना है, उसको उससे रिस्क मिलता है, लेकिन उसके साथ सिंसियर नहीं। वो नहीं। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप तो 2006 में गए ना, लेकिन आप पहले से भी जानते हैं, कहा ये जाता है पाकिस्तान के बारे में हम वर्स्ट तरीन सूरत-ए-हाल में जाते हैं, ये क्या वजह है? अभी माशाल्लाह रिसेंटली तो मैं समझता हूँ कि अभी बेहतर हुआ, काफ़ी बेहतरी हुई है,
लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी हाँ, पाकिस्तान में, काम बनने। स्पेशली यानी सर्विसेज डिपार्टमेंट में। अगर हाँ। आप देखें कि सर्विसेज कोई भी किसी किस्म, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, हाँ। किसी ऑफिस में चले जाएं, आपको हाँ। वो चीज़ नहीं मिलती जो आप पैसे दे रहे हैं उसके जी। मुताबिक आपको वैल्यू नहीं मिल रही। और इसका एक- मतलब है गुंजाइश मौजूद है। एक चीज़ और भी होनी चाहिए यहाँ पे कि कैश फ्री किसी भी जगह पे ना, हाँ। कैश फ्री सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल। स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं पे भी। जैसे कोई जाता है आदमी वो कैश पे करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्ड्स के जरिए हो, लेकिन देखिए ताकि सिस्टम जो भी पे करे वो गवर्नमेंट उसमें जाए। हमारे यहाँ नाज़रीन अजीबोगरीब बात है कि ये जो हुकूमत है या जो भी हुकूमत आती है तो वो कहती है कि हम क्योंकि पाकिस्तान में ना तकरीबन कहते हैं कि 3,500 अरब रुपए की ब्लैक इकॉनमी है। स्मगलिंग वगैरह वगैरह, पैसा कैश में दिया जाता है 3,500 अरब की। और अगर कोई भी हुकूमत इस 3,500 अरब की जो ब्लैक इकॉनमी है ना उसको अगर वाइट इकॉनमी में कन्वर्ट कर लेना तो पाकिस्तान वैसे ही बहुत तरक्की कर जाता है। इसका मतलब है कि मखसूस तबका है जो 3,500 अरब की इकॉनमी चला रहा है और उसमें पैसा बेनिफिट ले रहा है और गवर्नमेंट को नहीं टैक्सेशन मिल रही। अच्छा, अब इसके ऊपर होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट इनकरेज करे कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, थ्रू बैंक करें, तो वो उसमें आपको फायदा होना चाहिए था। लेकिन इस बजट में नाज़रीन ऊपर से उल्टा जुल्म किया गया। तकरीबन 18% टैक्स लगा दिया गया जब आप ऑनलाइन पेमेंट करें। अच्छा, अब आप ओवरसीज पाकिस्तान के बारे में तो बड़े फिक्रमंद रहते हैं। जैसे पिछले दिनों जंग के खतरात थे तो आप लोग बहुत फिक्रमंद थे, लेकिन अल्लाह ने हमें इज्जत दी, सुरखरू किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो वो मैं समझता हूँ वो कम्पिटेंट लोग थे जो अल्लाह की रहमत के साथ उड़े और उन्होंने फिर बहुत कारहाय नमाय सर अंजाम दी। तो पाकिस्तान के बारे में ओवरसीज फिक्रमंद रहते हैं बहुत ज़्यादा। मेन फिक्रें क्या हैं पाकिस्तान के बारे में ओवरसीज की? बस असल में यही होता है कि मुल्क से दूर है वो, ठीक है जी, उनको ऑन ग्राउंड हालात का पता नहीं होता। वहाँ से वो बाय फ़ोन या वीडियोस के ज़रिए वो चीज़ों को देखते हैं। तो रियलिटी नो डाउट पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमा भी रहे हैं, इधर से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन चूँकि वो ज़ाहिर मुल्क से दूर बैठे हुए हैं और वो कई तो होते हैं जो हो सकता है 3-3 4-4 साल मुल्क में नहीं आते। हाँ, तो ये रीज़न्स हैं शायद मेरे हिसाब से, तो कि जिसकी वजह से वो थोड़े फिक्रमंद रहते हैं और वो टेंशन में भी रहते हैं कि उधर जाएंगे तो क्या बनेगा ये पता नहीं। ठीक, हालांकि यहाँ पे भी सब कुछ नॉर्मल तो चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, सब जी रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मसाइल हैं, नो डाउट मसाइल हैं, मुश्किलें हैं, उनका लोगों के पास हाल भी है कि कैसे करना है। अच्छा, कतर से भी हमें लोग रब्ता करते हैं कई कि वो भी अनएम्प्लॉयड है, वहाँ उनको जॉब नहीं मिल रही। अब इसकी क्या वजह है कि कतर में भी लोगों को जॉब नहीं मिलती? ऐसा है सर, बहुत सारी जगहों पे, इवन कतर के, यूरोप में, अमेरिका में भी अनएम्प्लॉयड हैं लोग। नहीं, वहाँ तो हैं, यहाँ क्योंकि छोटी पॉपुलेशन है तो एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाना चाहिए, लेकिन शायद लोग पिक एंड चूज में होते हैं इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, असल में वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। आप समझ, जैसे डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए होते हैं। हाँ, तो कुछ तो मे भी कैपेबिलिटीज़ का भी फ़र्क हो कि किसी को ना मिलती हो जॉब इस तरह से। दूसरा डेफिनेटली छोटा मुल्क है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से कम भी है। अच्छा, 2022 से पहले तक तो बहुत ज़्यादा थी जब तक वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। अब बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सऊदीया की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि अब सऊदीया में ज़्यादा डेवलपमेंट और उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो ये है। अच्छा, आपके जो दोस्त या जो आपने हमें लोगों को भेजा, रेफ़र करा, वो आपके बारे में बड़ी तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि जी मंजूर साहब ना होते तो उनकी वो प्रॉपर्टियाँ नहीं बनती थी, उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती थी। तो ऐसा क्या आपकी शख्सियत और तबीयत के अंदर है कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरगीब देते हैं, खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो है और लोगों को भी तरगीब देते हैं? आप इसके बारे में बताइए कि इसमें पीछे आपकी फ़िलॉसफी और राज क्या है? नहीं, बेसिकली तो डेफिनेटली जब मैं एक चीज़ खुद करता हूँ तो कोशिश यही होती है कि अपना कोई दोस्त भी जो है ना इस तरह की बेनिफिट उठाए। और ये मेरे हिसाब से हर ओवरसीज़ को जी अपनी इस तरह की कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई एसेट बनाना चाहिए। ठीक, क्योंकि साल ज़ाहिर है कोई 10 साल, 20 साल, 25 साल उधर रहते हैं लोग और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं बना पाते। ठीक, अल्टीमेटली स्पेशली जो लोग गल्फ़ में रह रहे हैं उन्होंने परमानेंट तो उधर रहना नहीं है, 30 साल रहेंगे, 35 साल रहेंगे, उन्होंने वापस आना है पाकिस्तान। ठीक, और अगर वो वापस आएँ और उनका कोई सेटअप ना हो, उनके पास कोई एसेट्स ना हो या ज़राए इनकम ना हो, हाँ, तो डेफिनेटली बड़ी वो मुश्किल सूरत हाल होगी।
तो मेरा तो मशवरा यही है, हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मशवरा है, और इवन मैं दोस्तों को बताता भी हूँ ठीक कि एटलीस्ट 2 4 6 ऐसे एसेट बनाए जो कि आपके लिए पैसिव इनकम का जरिया बने, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो कि आपको दोबारा से वो स्ट्रगल ना करनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, आप फ्री ये ना हो कि मतलब इतना कुछ भी नहीं, हाथ साल खाली है। परदेश गुजार के जब बंदा वापस आए और फिर से उसको अपनी किचन बनेगी और उसकी एफर्ट करनी पड़े। काफ़ी ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो हमसे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं हम जो कमाते हैं ना वो कुछ घर बेचते हैं, कुछ वहाँ हमारा गुजारा होता है और पीछे कुछ नहीं बचता। उनको क्या आप मशवरा देंगे, कैसे करें वो? असल में ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात है, जी। उसमें मेरे हिसाब से तो करना ये चाहिए कि सबसे पहले अपनी कुछ अमाउंट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल लें। ठीक ठीक, यानी ये ना एक portion करें, ये निकाल। ना करें कि हम जो है ना अपना अखराजात करेंगे, चीज़ें ये करेंगे और उसके बाद जो बचत होगी वो निकालेंगे, नहीं, इस तरह से निकालना बड़ा मुश्किल है। ठीक, उसका सबसे बेहतरीन हाल ये है कि पहले आप अपना उसमें से 20% 25% जो भी है वो निकालें, उसको Separate। इन्वेस्ट करें, ठीक और बाकी जो बचे आप उसमें से अपने अखराजात करें। ठीक, ये सबसे बेस्ट वे बेस्ट फार्मूला है। और ये माशाल्लाह आपसे सीखा है हमने। और नहीं, लेकिन आप क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं और हम देखते हैं, हम कहते हैं कि मैं तो नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे दिल में होता है कि अगर हर कोई मंजूर साहब की तरह अप्रोच से सोचना और इन्वेस्ट करना वो शुरू करे तो उसको भी फायदा होगा, और उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी सबसे पीस ऑफ माइंड होगा कि इतनी दूर जाके आपने एफर्ट करी, और एंड ऑफ द डे अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया, वो पैसा ग्रो कर गया, तो अब आपकी एक रिस्पेक्ट होगी, आपकी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि बहरहाल आपने कुछ एफर्ट किया और उसके फ्रूट्स आपको सामने है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट का भी जो है ना समझ लेंगे एक चस्का है। जब आपने एक की ना तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह मोराल थोड़ा हाई हो जाएगा। आप एक करेंगे उसके बाद आपको एक टेक्निक आ जाएगी, हाँ। आप दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर मेरे ख्याल से अगर एक बंदे ने 1 2 कार ली ना तो मेरे हिसाब से वो 5 6 भी कर लेगा, रोक नहीं सकेगा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है, ओवरसीज इफ एंड बट में बहुत रहते हैं, वो खौफ खाते हैं कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, ये वो ना हो जाए, वो कैसे पैमाना है चेक करने का? ये इफ एंड बट में ना वो बजाय के वो जो एक फियर है ना, उस फियर की वजह से ना वो रुक जाते हैं और इस तरह उनका पैसा खर्च हो जाता है, स्पेंड हो जाता है और उनसे कुछ बनता नहीं है। वो कैसे इसको हल करें? नहीं, उसमें सिर्फ यही है कि बहुत सारे, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे ओवरसीज़ के साथ फ्रॉड भी हुए हैं। उन्होंने यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया, वो पता चला कि जी उनकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी डूब गई या उसका इतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो यही है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने साथ कुछ लोगों को मिलाएं, यानी कुछ लोगों से कंसल्टेंसी लें। आप समझ लीजिए, जैसे माशाल्लाह आप हैं, किसी तरह कुछ और जी लोग हैं जो कि यानी पाकिस्तान में सारे बुरे नहीं है, कहीं भी सारे बुरे, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। सिर्फ तलाश की ज़रूरत है। हम जब तक किसी अच्छे बंदे को तलाश कर लें और फिर बजाय इसके कि हम खुद करते रहें कि ऐसा करें, उनके तजर्बे से फ़ायदा होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह होगा। अच्छा, आप हमारे साथ माशाल्लाह 2022 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ इन्वेस्ट करने का? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि लोग हमारे नाज़रीन अब कहना शुरू हो गया कि अपने जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको बुलाएं, उनसे पूछें, उनके फीडबैक लें। अहमद साहब, रियली आपको तो हम गुरु मानते हैं, समझ लें, यकीन जाने आपसे बहुत, आपकी वीडियो से बहुत कुछ सुना। मैं तो डेली ऑलमोस्ट ड्यूटी पे जाते हुए भी ना वो आपकी वीडियो सुनता हुआ जाता हूँ। ये बड़ी मोहब्बत है और मैं काम भी इसलिए कर पाता हूँ, आप जैसे लोगों की गैबाना दुआएं मुझे मिलती है। मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उस लम्हे एहसास हुआ कि दुआएं क्या चीज़ है। लोग तो मुझे सुबह शाम दुआएं भेजते हैं, जी आपने अच्छा हमें गाइड किया वगैरह, तो मैं समझता हूँ चलो ठीक है, समझता हूँ सदका ही जारी है। लेकिन उस लम्हे मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ। मैंने कहा कोई गैबी आवाज़ है, दुआ है जिसने मुझे, मेरे बच्चों के साथ मुझे बचा लिया। तो ये तो एक तरह का मिशन है, और मैं जैसे आप जैसे भाई हैं वो एक्नॉलेज करते हैं तो यकीन करो हिम्मत बहुत ज़्यादा हो जाती है कि और अच्छा काम करें, लोगों को बेनिफिट पहुंचाएं। सबसे बड़ा फ़ायदा किसी को सही डायरेक्शन देना है, जी जी, और उसके साथ सपोर्ट करना है ताकि वो स्ट्रांग हो जाए, वो मतलब फ़ायदा हो जाए उसका। तो
और इसी से वाइस वर्सा फायदा वापस आता है। मेरा तो यही मानना है, फायदा करेंगे फायदा करेंगे तो फायदा मिलेगा भी, बिल्कुल। तो कब तक आप ओवरसीज रहेंगे? पाकिस्तान कब आने का ख्याल है आपका? इंशाल्लाह ये डेफिनेटली पाकिस्तान तो आना है लेकिन हर एक का कोई ना कोई टारगेट्स होते हैं, इंशाल्लाह वो टारगेट अचीव करेंगे। और अल्टीमेट देखिए, मैं कहता हूं कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तानियों को नाकाबिले तस्खीर बना दिया, वो डॉक्टर कदीर खान। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और उनके साथ रफ़का बहुत बड़ी टीम थी, डॉक्टर समद मुबारकबाद और बेशुमार लोग थे। एक ओवरसीज ने वो पूरा काफिला कारवां शुरू किया और फिर हम इतने उस लेवल पे चले गए कि ये दुनिया मानती है हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को। ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर किरदार है, डिसिप्लिन है, एक्सपोजर है, जो वो काम कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी और एक्सपर्टीज़ है। जब आप 27 नेशनैलिटीज़ के साथ काम करते हैं ना, तो फिर उनकी खूबियाँ आपके अंदर आ जाती हैं। तो जब आप 27 नेशनैलिटियों की साथ काम करके खूबियाँ लेकर जब पाकिस्तान आएंगे, तो वो इनफैक्ट यहाँ आप जो है ना इंजेक्ट कर देते हैं, तो फिर ओवरऑल एक इन्वायरमेंट बदलता है। देखिए, लोगों से चीज़ें बदलती हैं। वो शेर है ना कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो ओवरसीज 1 लाख ओवरसीज, देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज है। 1 लाख अगर आ जाए, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके पास सलीका तरीका भी है, एक्सपोजर भी है, वो उस जगहों पे काम कर रहे हैं कि जहां दुनिया उनसे फ़ायदा उठा रही है। तो वो पाकिस्तान में भी वही चीज़ यहाँ करेंगे तो पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान में ह्यूमन सोर्स है, पाकिस्तान में जॉब की लोगों को ज़रूरत है, पाकिस्तान में एक अच्छा पॉजिटिव कल्चर को रवाज देने की ज़रूरत है, जो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के तावन की वजह से। आखिर में आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हम तो यही दुआ भी करते हैं और देख भी रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन हमारी पेस बहुत स्लो है। पेस स्लो है, वी शुड मूव फास्ट। इसमें जो है ना, हमने मिली नग में दुनिया से बहुत पीछे इस हवाले से कि हम बहुत देर से उस जगह पहुंचते हैं जहाँ दुनिया पहले जा चुकी है। इसलिए हमें थोड़ी अपनी पेस को फास्ट करना पड़ेगा। हमने असल में बड़ी और हमारे पास तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ा एसेट जो है ना, वो हमारी यंग जनरेशन है। एसेट की तरह जितने हमारे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास ये एसेट है ही नहीं। यानी आप जापान को ले लें, आप और बहुत सारे जर्मनी को ले गए, उनके पास ये यंग जनरेशन नहीं है जो हमारे पास है, ये नौजवान। अल्लाह का लाख शुक्र है। और ये हमें 14% है। मैं तो ये कहता हूँ इन नौजवानों के अंदर वो करंट होना चाहिए जो करंट इकबाल चाहते थे। वाह, यकीन है, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो इकबाल ने शाहीन का तस्वर दिया था ना, वो इन नौजवानों में होना चाहिए। इनकी परवाज़ जो है ना, वो बड़ी बुलंद होनी चाहिए। हाँ, तो इकबाल ने इतना काम किया हमारी नौजवान नस्ल के लिए, और फिर हमने जो है ना मिली नगमों में बड़ा काम किया। आपने कहा ना कि हमारी स्पीड तेज होना चाहिए, इस पे एक मिली नगमा है, ए वतन तेज कदम तेज कदम तेज कदम हो, फिर मुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो, है मेरे वतन है मेरे चमन, है पाक वतन है पाक वतन। तो हमने मिली नगमे बहुत बनाए, इकबाल ने बहुत काम किया है। तो नौजवानों को चाहिए कि वो इससे फायदा उठाएं। देखिए, ये जो कंटेंट होता है ना, ये जो बुल्ले शाह, ये जो हीर है, ये जो हमारे पास लिटरेचर लिखा गया है, जो पंजाब के अंदर है, जो इकबाल का है, जो और है, ये अल्लाह का लाख शुक्र है कि इसके जरिए आज एक्सेस है। कभी लाइब्रेरियां नहीं होती थी। मैं जब इस्लामाबाद में आया 31 ईयर्स बैक, 32 हो गया, 3 हो गए, तो मैं स्पेशली बस पे बैठ के तो कोई 15 किलोमीटर के बाद अपारा लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाता। जब मैं स्टूडेंट था, किताबें नहीं थी मैसर, लाइब्रेरी में जाती थी। मैं 34 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज हर के हाथ के अंदर इल्म का खजाना है। तो अगर नौजवान इसको देखें और उससे अपनी मुल्क को संवारें, असल में जब वो अपने मुल्क को संवारेंगे तो वो पाकिस्तान को संवारेंगे। ये तो इसी तरह से है, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इसका लिंक है। तो मोहम्मद मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। अल्लाह ताला करे कि आप खुशहाल से अपनी मर्जी से जब आप दिल करें पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के लिए काम करें फर्दर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने मोहम्मद मंजूर साहब की बात सुनी। माशाल्लाह से जब से ये गए हैं, हमारा इनसे फ़ोन पे रब्ता रहता है। बहुत ही इनकरेजिंग पर्सनैलिटी हैं, और ना सिर्फ हमें यहाँ के लिए, और वहाँ जो इनके साथ काम करने वाले हम असर लोग हैं, दोस्त हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं। क्योंकि हर कोई अगर
पॉजिटिविटी को फ़रोग देगा, होप और उम्मीद को फ़रोग देगा, इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देगा। बेसिकली दुनिया इन्वेस्टमेंट से ही बनती है, पैसा इन्वेस्टमेंट से ही मल्टीप्लाई होता है, तनख्वाह तो उतनी ही होती है मोर और लेस लोगों की। तो अगर इन बुनियादी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है, मुझे यकीन है कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रोवाइज डेवलपर्स को, अहमद अकील ऑफिशियल को। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की एक और अच्छी ज़बरदस्त शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।